ये हम लोग पढ़ रहे थे ग्राम्यन। ग्राम्यन में क्या होता है कि जंगली, ग्राम्यन जंगली प्रजाति के पादपों का मनुष्य द्वारा उगाना या पैदा करना ग्राम्यन कहलाता है। अब ग्राम्यन में सेटरिंग यानी विसरण या तो नहीं होता है या तो बहुत कम होता है। दूसरा चीज है, अब ये जब हम ग्राम्यन करेंगे तो ग्राम्यन के द्वारा चयन, ग्राम्यन के द्वारा चयन। अब ग्राम्यन के द्वारा चयन, अब के दौरान सॉरी ग्राम्यन के दौरान चयन, ग्राम्यन के दौरान चयन। अब ग्राम्यन के दौरान चयन कैसे होगा? भाई हम इस फसल को बार बार उगा रहे हैं तो उसमें कुछ नई प्रजाति, नई किस्में पैदा हो रही हैं, उनका उसमें कुछ भिन्नताएं आ रही हैं। वह भिन्नताएं जो हैं वो प्राकृतिक कारणों के द्वारा भी आ सकती हैं और मनुष्य के द्वारा भी आ सकती हैं। तो अब मनुष्य के द्वारा तो जो हमारी वांछनीय गुणों वाले पौधे चाहिए हम उनका चयन कर लेते हैं। तो ग्राम्यन के दौरान प्राकृतिक वर्ण या ग्रामीण के दौरान चयन प्राकृतिक या मनुष्य द्वारा हम चयन कर लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्राकृतिक भिन्नता होती है। इसके साथ अब ये दो प्रकार का चयन होगा। अब यहाँ पर जो चयन होगा वह दो प्रकार का होगा। नंबर एक, यहाँ पे चयन नंबर 1 नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन में इसको हम प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राकृतिक वर्ण। अब प्राकृतिक वर्ण में क्या होता है, जो प्राकृतिक द्वारा उसमें भिन्नता आए। अब प्राकृतिक के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो भिन्नता है, प्रकृति में क्या क्या आते हैं, यानी जलवायु और मृदा कारक हो, मृदा कारक हो तो उन्हें नेचुरल के कारण, कारक के द्वारा, जलवायु व मृदा कारक के द्वारा, तो ये प्राकृतिक वर्ण कहलाता है। अब उसके अलावा दूसरा क्या है? कृत्रिम। कृत्रिम में ये मनुष्यों द्वारा, अब ये मनुष्यों द्वारा कुछ वांछनीय जीन प्रारूपों को का ही ध्यान रखते हुए उनका वर्ण किया जाता है और इनको हम कृत्रिम वर्ण या कृत्रिम वर्ण कहते हैं, कृत्रिम वर्ण या आर्टिफिशियल कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन है कृत्रिम वर्ण, यानी आपका आर्टिफिशियल, क्या कहते हैं इसको? आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। अब आर्टिफिशियल किसके द्वारा होता है? मनुष्यों के द्वारा होता है, मनुष्यों के द्वारा होता है। जो वांछनीय गुण होते हैं उन्हीं के चयन के लिए हम उसमें कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं और उसका ग्रहण करते हैं, परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, उसी को हम कृत्रिम वर्ण कहते हैं। अब कृत्रिम वर्ण के बाद इन दोनों में अंतर क्या होता है, एक जरा हम लोग एक चार्ट बना लें कि इन दोनों के द्वारा अंतर क्या होता है, कृत्रिम वर्ण में क्या अंतर है और प्राकृतिक वर्ण में अंतर क्या होता है। कृत्रिम वर्ण और प्राकृतिक वर्ण की अंतर की बात कर लेते हैं। सीधी सी बात, अभिलक्षण, एक यहाँ पर डाल लीजिए अभिलक्षण, और यहाँ डालिए प्राकृतिक वर्ण, और यहाँ पर आपने डाला कृत्रिम वर्ण।
अभिलक्षण यानी करेक्टर। अब इनकी जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले वर्ण का कारक। वर्ण का कारक क्या होगा? वर्ण का कारक क्या होगा? वर्ण का कारक प्राकृतिक होगा। क्या होगा? प्राकृतिक होगा। अब प्राकृतिक में भाई क्या आएगा? जल वायु आएगी और मृदा आएगी। अब दूसरी बात है कृत्रिम में। कृत्रिम वर्ण में मानव क्रियाएं। मानव क्रिया के बाद समष्टि जनन। सभी प्रारूपों में इसमें क्या है? वांछनीय वांछनीय अब इन दोनों में अंतर समझ में आया कि वर्ण का कारण प्राकृतिक हो गया, ये मानव क्रियाएं हो गई। प्राकृतिक में जलवायु और मृदा आ गई। जनन जो होता है प्राकृतिक जब वर्ण होता है तो उसमें जितने भी प्रारूप होते हैं सारे प्रारूपों में जनन होता है। लेकिन जो कृत्रिम वर्ण होता है उसमें केवल चुने हुए जो जीन प्रारूप होते हैं उन्हीं के बीच में ये क्रियाएं कराई जाती हैं। जनन उन्हीं क्रियाओं में होता है। समष्टि अनुकूलन, जब प्राकृतिक समष्टियों में प्राकृतिक वातावरण में अनुकूलन बढ़ता है, क्योंकि यह प्राकृतिक के चयन जब कर रहे हैं तो उसमें प्राकृतिक चयन में हमेशा प्राकृतिक वातावरण में अनुकूलन बढ़ता है। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक वातावरण में नहीं, प्रजनन समष्टियों में अनुकूलन बढ़ता रहता है, क्योंकि हम वांछनीय गुण लेते हैं। समष्टि में विविधता अगर प्राकृतिक वर्ण के द्वारा होगा तो इसमें विविधता बनी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा विविधता होगी। लेकिन जब हम कृत्रिम तरीके से काम करते हैं तो जिन दशाओं के लिए चयन किया जाता है उसमें अनुकूलन बढ़ता है। जिस दशाओं के लिए चयन किया जाता है सिर्फ उसमें अनुकूलन बढ़ता है। ये हो गया। नेक्स्ट ग्राम्यन के बाद अब बात आती है हमारे पास जनन द्रव्य की। अब जब बात आती है जनन द्रव्य, आ जाइए। अब जनन द्रव्य की बात आती है। जनन द्रव्य में जनन द्रव्य यह क्या होता है? जनन द्रव्य। अब इस जनन द्रव्य की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि हमें फसलों में सुधार करने के लिए जीन प्रारूपों की आवश्यकता होगी। वांछनीय परिवर्तन के लिए वांछनीय जीन प्रारूपों की जब हमें आवश्यकता होगी तो उसके लिए हमें अलग अलग जीन प्रारूपों का संकलन करना होगा, जिसके लिए हमें उन जीन प्रारूपों वाले पौधों का जो जनन द्रव्य है उसका संग्रहित करना होगा। और इसका संग्रहण आज की डेट में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी अनुसंधान
ब्यूरो द्वारा अलग अलग पौधों के जनन द्रव्यों का संग्रह किया जाता है, जनन द्रव्य का संग्रह किया जाता है। इसके बाद जनन द्रव्य का संग्रह किया जाता है। अब आती बात कि जनन द्रव्य होता क्या है। जनन द्रव्य क्या होता है? जनन द्रव्य उगाई जाने वाली प्रजाति व उनके जंगली संबंधियों से उपस्थित संपूर्ण आनुवांशिकी द्रव्य को जनन द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी फसल की प्रजातियां व उनकी जंगली संबंधित उपस्थित संपूर्ण आनुवांशिकी पदार्थ को जनन द्रव्य कहते हैं। अब ये जो जनन द्रव्य जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, देसी जनन द्रव्य। देसी क्या होता है? इसमें कोई विकास क्रम नहीं होता है। यह एक प्रजाति निरंतर उगाई जाती हैं और एक लंबे समय तक एक किसी क्षेत्र में प्रजनन के द्वारा, और ये देसी होती हैं। पुरानी अग्रचलित किस्में वो होती हैं कि जिनका उपयोग वर्तमान खेती के लिए नहीं होता है, लेकिन उनका वर्तमान खेती में उनका उपयोग नहीं हो रहा है। इन्हें कहते हैं अग्रचलित अब जो इसमें पुरानी अप्रचलित किस्में आई थी, जिसमें पादप प्रजनक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से विकसित की गई किस्में हैं, लेकिन जो वर्तमान में उगाई नहीं जाती, उनका उपयोग नहीं होता। खेती के उपयोग में आ रही किस्में वह किस्में होती हैं जिनमें उपज गुणवत्ता के लिए जीनों में उत्तम स्रोत होता है, उनका उपयोग करते हैं और उनका चयन करते हैं, जिससे कि हम जनन द्रव्य में संकलन में काम करते हैं। प्रजनन लाइनें में क्या करते हैं कि कई बार प्रजनन कार्यक्रम द्वारा एक समष्टियाँ विकसित की जाती हैं पादपों की, उन प्रजातियों की, उन प्रारूपों की, और उसके द्वारा इनका जनन द्रव्य संग्रह किया जाता है। दूसरा क्या होता है कि संबंधित किसी फसल का जंगली प्रारूप व जंगली प्रजाति, वो जिससे कि उस फसल की सीधे उत्पत्ति हुई होती है, उससे भी ये जनन द्रव्य के द्वारा इसका भी काम। विशिष्ट आनुवांशिकी स्टॉक, उसमें भी जनन द्रव्य इस तरह की विशिष्ट आनुवांशिकी पदार्थ का, जैसे उत्परिवर्तनीय लाइन म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन मैंने कल बताया था कि म्यूटेशन जो होता है अचानक हमारे जीन सीक्वेंस में परिवर्तन को, क्रोमोसोम्स विघटन क्या होता है? क्रोमोसोम्स विघटन के तहत ये कार्यक्रम आता है कि जब क्रोमोसोम्स विघटन में गुणसूत्रों की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है, उसे क्रोमोसोम विघटन कहते हैं। उसके आधार पर भी इनका संकलन, जनन द्रव्य का संकलन कर लेते हैं। अब इसके बाद यह आया कि जनन द्रव्य का वर्गीकरण। अब जनन द्रव्य का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो जनन द्रव्य में किसके आधार पे? जनन द्रव्य के आधार पे, ग्रामीण के आधार पर जनन द्रव्य 2 प्रकार का होता है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि जनन द्रव्य के प्रकार कितने होते हैं? जनन द्रव्य के प्रकार, आइए जनन द्रव्य के प्रकार। अब जनन द्रव्य के ग्रामीण के आधार पर जनन द्रव्य 2 प्रकार का होता है। क्या हुआ? यहाँ पर हम बोलते हैं ग्रामीण के आधार पर जनन द्रव्य 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक जनन द्रव्य जो होता है वो कृष्य जनन द्रव्य होता है। कृष्य जनन द्रव्य, कृष्य जनन द्रव्य। कृष्य जनन द्रव्य को हम कहते हैं कल्टीवेटेड प्रोटो जर्म प्लाज्मा। जनन द्रव्य को
दूसरा जो कि एग्रीकल्चर में मतलब जो खेतों में उगाई जाने वाली प्रजातियां हैं उनका जन्म, जंगल में उगने वाली प्रजातियां। दूसरा क्या हुआ, वाइल्ड। जंगली जनन द्रव्य, जंगली जनन द्रव्य में वो आ जाती जंगल में उगने वाली प्रजातियों, जंगल में उगने वाली प्रजातियां, ये आ गया। अब जंगल में उगने वाली प्रजातियां आ गई। इसके बाद का हम क्या करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर जनन द्रव्य के दो वर्गों में बांटा गया है। अब उत्पत्ति के आधार पर आपको मालूम होना चाहिए, उत्पत्ति के आधार पर जनन द्रव्य कितने प्रकार की होते? जनन द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे जनन द्रव्य, देसी जनन द्रव्य, इंडिजिनस, इसको कहते हैं देसी जनन द्रव्य, मीन्स इसे कहते हैं इंडिजिनस जर्म प्लाज्म। इंडिजिनस जर्म प्लाज्म देसी जनन द्रव्य कहते हैं। और ये क्या, अपने ही देश में उत्पन्न जनन द्रव्य, यानी क्या हुआ, देसी है तो क्या लिख देंगे, अपने देश में, यानी अपने क्षेत्र में, अपने देश में, अपने परिवेश में उगने वाले पौधों का जनन, उगने वाले पादपों का जनन द्रव्य। अब दूसरा पॉइंट आता है, देशी के साथ साथ अब आ गए विदेशी जनन द्रव्य, विदेशी जनन द्रव्य, एक्सोटिक जर्म प्लाज्म कहते हैं। अब एक्सोटिक जर्म प्लाज्म, जरा ध्यान सुनिए, एक्सोटिक जर्म प्लाज्म वह प्रजातियां जो कि अन्य देशों में के उत्पन्न जनन द्रव्य, अन्य देशों में, अन्य देशों में उत्पन्न जनन द्रव्य, अन्य देशों में उत्पन्न जनन द्रव्य। ये हो गए आपके जनन के केस। अब इसके बाद आता है जीन कोश। हम जीन कोश की बात करेंगे। इसके जीन कोश की जो हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पे आते हैं हम उन सभी प्रजातियों या विभेदों को जिनके बीच में पारस्परिक संकरण होता है और उनमें उपस्थित जीनों और उनके विकल्पियों को जीन कोश कहते हैं। अब यहाँ विकल्पी शब्द आया है। विकल्पी कहते किसे हैं, या ध्यान सुनिएगा, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ द जीन्स, यानी जो विकल्पियों का युग्म विकल्पियों के को ही हम जीन कहते हैं, क्या क्या एलिल्स कहते हैं। ये जो विकल्पी होते हैं, जो मतलब विकल्पी जीन्स के को ही हम विकल्पी कहते हैं, यानी विकल्पियों को। जैसे क्या हुआ, कैपिटल आर आपने सुना है, तो ये दोनों क्या हुआ, ये तो आर जीन्स हो गया, लेकिन ये दूसरे एक दोनों के विकल्पी होते हैं। तो ये विकल्पियों के बीच, तो इनके विकल्पियों को जीन कोश कहते हैं, यानी उन सभी प्रजाति या विभेदों में जिनके बीच में पारस्परिक संकरण होता है, उनमें उपस्थित जीनों और उनके विकल्पियों को जीन कोश कहते हैं। जीन कोश जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, प्राथमिक जीन कोश। प्राथमिक जीन कोश में क्या होता है, ऐसी प्रजातियां हम लेते हैं, ऐसी प्रजातियां हम लेते हैं या ऐसी जिनके अंतर्गत हम आपस में दो भिन्न भिन्न प्रजातियों या विभेदों का संकरण कराते हैं, तो उनसे जो संकरित F1 जनरेशन पैदा होती है वह उर्वर हो, यानी वह आगे भी वो भी
जल में वो भी जो है उर्वर हों और वो भी उग जाएं और फूल और पौधे निकालें और नई पीढ़ी का निर्माण कर सकें। द्वितीयक जीन कोष क्या होता है? द्वितीयक जीन कोष के सदस्य वो सदस्य होते हैं जो प्राथमिक जीन कोष के सदस्यों के साथ कठिनाई के साथ संकरण करते हैं और इनसे प्राप्त जो F1 फैलियल पीढ़ी होती है, ये जो पीढ़ी होती है F1 पीढ़ी, उसमें या तो स्टेराइल होंगे या तो आंशिक उर्वरक होंगे, पूर्णतः उर्वरक नहीं होते हैं। तृतीयक जीन कोष में वह आते हैं, तृतीयक जीन कोष के सदस्यों का संकरण अगर हम प्राथमिक जीन कोष के सदस्यों के साथ कराते हैं तो बहुत कठिनाई से होता है, और कठिनाई से संकरण होने के बाद जो इनसे प्राप्त F1 जनरेशन होती है वह पूर्णतः बंद होती है। इसमें कहीं पे भी कोई आंशिक उर्वरक की भी क्षमता नहीं होती है। तो ये पॉइंट आया। यहाँ पे विकल्पियों का मतलब समझिएगा, ठीक है। युग्म विकल्पी नाम सुना है कि नहीं सुना है? आपने थोड़ा बहुत भी अगर वो जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा, युग्म विकल्पी जरूर पढ़ा होगा। जीन किसे कहते हैं, युग्म विकल्पी किसे कहते हैं? एक क्या होता है? एक एकांतरित या एक दूसरे के पूरक जीनों के पूरक को विकल्पी कहते हैं। ये जैसे जीन होते हैं ना, देखिए यहाँ पे आर और आर, तो ये दोनों विकल्पी हैं। यहाँ पे आर या स्मॉल आर, तो ये विकल्पी हैं, ठीक है। ये विकल्पी हो गया, अभी मिल करके जीन बनाते हैं। तो ये विकल्पी समझ में आ गया। विकल्पी क्या है? विकल्पी का मतलब समझ में आया यहाँ पे? तो ठीक इस तरह से हमारा जीन कोष हो गया। अब जनन द्रव्य संरक्षण की बात करते हैं। अब जनन द्रव्य को संरक्षित कैसे किया जाए, इसके लिए हम जनन द्रव्य संरक्षण के लिए इन सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू जनप्लाज कंजर्वेशन, आइए जनन द्रव्य संरक्षण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जनन द्रव्य संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि हमें तो जनन द्रव्य चाहिए तो उसका हमें संरक्षण भी करना चाहिए। जनन द्रव्य का संरक्षण करना चाहिए। नंबर 1 आ जाइए, जनन द्रव्य संरक्षण। जनन द्रव्य संरक्षण, ये जरा जनन द्रव्य संरक्षण को ध्यान से देखते हैं हम लोग। ये 2 प्रकार के होते हैं। स्वतः जनन द्रव्य स्वस्थान संरक्षण, स्वस्थान संरक्षण, स्वस्थान संरक्षण। दूसरा पॉइंट हम इस पे अध्ययन करते हैं, वाह स्थान संरक्षण। वाह स्थान संरक्षण, इसको XC2 कंजर्वेशन, इसको इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। 2 प्रकार के होते हैं। इन सीटू यानी स्वस्थान, अपना स्थान। किसी भी जनन द्रव्य का स्वस्थान क्या होगा भाई? जहां वो प्राकृतिक रूप से उगता हो तो उसे स्वस्थान कहते हैं। अब जैसे स्वस्थान जनन का क्या होगा? जीन प्राकृतिक रूप से जहां जनन द्रव्य प्राप्त होता है, जनन द्रव्य प्राप्त होता है। उसको संरक्षित करके सुरक्षित प्राकृतिक रूप से जहां जनन द्रव्य प्राप्त होता है उस
प्राकृतिक स्थान को संरक्षित करना, ये हो गया इन सीटू। एक्स सीटू में क्या है? प्राकृतिक आवास से दूर संरक्षित करना। जैसे यहाँ पे क्या है? इसकी प्राकृतिक आवास से दूर संरक्षित करना। अब उसको अलग अलग तरीके से संरक्षित करते, जैसे पेड़ है, पेड़ में ही संरक्षित कर दिया, उस पेड़ का कल्टीवेशन उस बगीचे में करते जा रहे हैं या उस फसल का करते जा रहे हैं कल्टीवेशन, तो वो वहीं पे तो हो रहा है जहाँ पे उसका जन्म। लेकिन अगर हम इसको दूर करना चाहें, इसको हम दूसरी जगह संरक्षित करना चाहें, तो उसके लिए क्या करना होगा? प्राकृतिक आवास से दूर संरक्षित करने की विधि मतलब करना। तो इसमें क्या हो गया? नंबर 1 सीड बैंक। सीड बैंक, किसी भी सीड बैंक, बीज में रख दिया, बीज के रूप में उसको संरक्षित कर दिया। पादप का क्षेत्र बैंक, प्लांट और फील्ड बैंक, कहीं स्पेसिफिक जगह पे उस पौधे को प्लांट बैंक कहते हैं, यानी एक जगह हमने उसको उस प्रजाति के पौधे को जिसमें जर्मप्लाज्म मिलता था उसको एक जगह हमने उगाना चालू कर दिया। तीसरा क्या है? सूट टिप बैंक। उसके सूट टिप, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, तो सूट टिप बैंक, ये बैंक अब उसका सूट टिप लिया, मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीजन होगा तो उससे पौधा बन जाएगा। तीसरा है कोशिका व अंग, सेल एंड ऑर्गन बैंक। चौथा है कोशिका या अंग बैंक। अब आप जानते हैं जैसे कलम लगाते हैं गुलाब की कलम लगाते हैं, तो वो एक अंग हुआ ना, उसको दूसरी जगह ले जाके हम लगा देते हैं, तो वहाँ दूसरी जगह जब लगा दिए तो वहाँ पे तो संरक्षित हो गया। अगर वो पुष्पित और पल्लवित हो गया तो वो संरक्षित हो गया। तीसरा जो ये पांचवा जो है डीएनए बैंक, हम उस प्रजाति के जनन द्रव्य का जो डीएनए है उसको संरक्षित कर लें और डीएनए बैंक बना लें। इस तरीके से हम जनन द्रव्य का संरक्षण कर सकते हैं। स्वस्थान जनन द्रव्य में क्या होता है? इन सीटू कन्वर्जन में क्या होता है? प्राकृतिक रूप से, यानी प्राकृतिक आवास में जनन द्रव्य, जैसे किसी पौधे के अंदर जो जनन द्रव्य है उस पौधे के रूप में उसी स्थान पे उस जनन द्रव्य को, यानी उस पौधे को हम उगाते जाएं, उसका कल्टीवेशन करते जाएं उस एरिया में, तो वह उसी पौधे में बना हुआ है और वहाँ पे संरक्षित हो रहा है। बाह्य स्थान पे क्या होता है कि जहाँ पे वो अपने प्राकृतिक आवास, भाई जनन द्रव्य का आवास क्या? कोशिका के अंदर प्राकृतिक आवास है, लेकिन उसको हमें दूसरी जगह उगाना है, दूसरी जगह ले जाना है, तो जैसे सीड बैंक। अब हम सीड से ले गए तो सीड की तरह हम सुरक्षित रख लिए, और सीड में जब हमने उसको ग्रो करा दिया तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे वो कोशिका बनेगी, उसमें उस जर्मप्लाज्म सुरक्षित हो जाएगा। और उसका प्लांट बैंक में हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में पौधे का स्थानांतरण करा दें। सूट टिप बैंक में सूट का मतलब प्ररोह का मतलब ये होता है जो उसका मेरिस्टेमेटिक टिप पार्ट होता है सूट का, उसमें क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है और वो डिवाइड करके परमानेंट कोशिका का निर्माण करते जाते हैं, जिससे कि नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो इस तरह से संरक्षित कर सकते हैं। किसी कोशिका का या अंग बैंक, जिसको टिश्यू कल्चर के तहत भी हम इसको रख सकते हैं। दूसरा, उसका डीएनए संरक्षित करके उसके जनन द्रव्य को संरक्षित किया जा सकता है। इस तरह से जनन द्रव्य संग्रह, हम लोग जनन द्रव्य का संरक्षण कर सकते हैं। जनन द्रव्य संग्रह और संरक्षण की क्रियाएं आगे के चैप्टर में, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और आज इतनी क्लास